गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राग्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट के लेसन नंबर 4 की, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा कि मैं आपको पिछले 3 वीडियो में बता चुका हूं कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, तो जहां भी मूर्खों की बात चलती है कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाता है कि जो वाकया है, जो टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसा ही ये लेसन है, अर्थात इस लेसन की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप लाइन टू लाइन इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो मन ही मन, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते मन ही मन अंदर से हंसी आना प्रारंभ हो जाती है। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि आदमी हंसे बिना नहीं रह सकता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स के आगे के भाग को। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि लेसन की स्टोरी क्या थी और अपन कहां तक पढ़ चुके थे। कि चैप्टर जो है वो लिखा गया है आर के लक्ष्मण के द्वारा। आर के लक्ष्मण ने इन द किंगडम ऑफ फूल्स में एक ऐसे साम्राज्य का, एक ऐसी रियासत या एक अपन नगर कह सकते हैं, उसका वर्णन किया है जहां पर राजा और मंत्री दोनों ही जड़ बुद्धि हैं, दोनों ही मूर्ख हैं। वो एक दिन अपने मंत्रियों को साथ में लेकर उनकी सभा बुला करके एक निर्णय लेते हैं कि अपन अन्य राजाओं की भांति क्रियाकलाप नहीं करेंगे। जैसा कि अन्य पड़ोसी रियासत के राजा करते हैं वैसा अपन नहीं करेंगे। अपन को कुछ हटकर करना है, कुछ यूनिक करना है, उनसे अलग नजर आना है। तो वो सबके सब एक निर्णय लेते हैं कि अपन अलग करने के लिए एक काम करते हैं। आज से दिन को रात और रात को दिन बना देते हैं। कहने का मतलब दिन के कामों को रात में करेंगे और रात के कामों को दिन में करेंगे। तो सारे के सारे लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं और राजा जो होता है वो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि आज से दिन तो रात हो गई है और रात दिन हो गया है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी प्रजा का व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, इसको नहीं मानेगा, तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। लोग बाग राजा के आदेश को सुनते हैं और आदेश को सुनकर के कहीं ना कहीं भयभीत होते हैं और वो डरते हैं कि यदि हमने राजा की अवहेलना की, राजा के आदेश का पालन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं राजा हमें मृत्युदंड दे देगा। इसलिए वो राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। और पालन करते हैं तो क्या होता है, अपने नित्य प्रतिदिन के काम, जैसे खेत जोतना, खेत पर जाना, हल चलाना, दुकानें खोलना, दुकानदारी करना, व्यापार करना, नहाना धोना, खाना खाना, बनाना, ये सारे के सारे काम लोग रात में करने लग जाते हैं। और जैसे ही दिन उगता है, सूर्य उदय होता है, तभी वो लोग सोने चले जाते हैं। अर्थात दिन में सोने लग जाते हैं और नित्य प्रतिदिन के कामों को रात में करने लग जाते हैं। राजा और मंत्री इस चीज को देखते हैं कि किसी ने भी हमारी अवहेलना नहीं की, कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्टिव पॉइंट लेकर नहीं आया, किसी भी व्यक्ति ने अनादर नहीं किया है, अर्थात हमारी योजना, हमारा जो प्लान है वो सफल हो रहा है। तो वो इस चीज को देख करके मन ही मन गदगद होते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं। ऐसे काफी समय बीत जाता है। फिर एक घटना घटती है कि उस राजा के नगर में एक साधु और एक उसका चेला आता है, अर्थात एक गुरु और एक सन्यासी जो होता है उसका चेला उस नगर में आता है। तो वो जब नगर में आते हैं और नगर में आकर के नगर को वीरान अवस्था में पाते हैं तो उनको बड़ा ही अचंभा होता है। वो मनी मन ये सोचते हैं कि दिन पूरी तरह से चरम सीमा पर है, दिन चमचमा रहा है, लेकिन नगर में कोई भी नजर नहीं आ रहा। इवन दैट, यहां तक कि एक सिंगल चूहा, एक मात्र चूहा तक रेंगता हुआ नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग दिन में क्या करते हैं, सोने का काम करते हैं। राजा की आज्ञा है तो राजा की आज्ञा का पालन करें। सारे नगरवासी जो हैं अपने घरों में सोए हुए रहते हैं। यहां तक कि मवेशियों को भी दिन में सोना सिखा दिया जाता है, तो मवेशी भी दिन में सो रही होती है, कोई भी उनको नजर नहीं आता। तो जो सन्यासी होता है और जो चेला होता है वो इस स्थिति को देख करके बड़ा अचंभे में पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जब नगर में आ ही चुके हैं तो वो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति टकराए, कोई मिले जिससे पूछें कि बात क्या है। तो इसलिए वो बिना उद्देश्य के इधर उधर नगर में भटकते रहते हैं। भटकते भटकते संध्या काल होती है और दिन ढलने का समय हो जाता है, सूर्य छिपने का समय हो जाता है। जैसे ही सूर्य छिपता है वो फिर एक बार चौंकते हैं दोबारा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा नगर एकदम जागृत हो जाता है। सारे के सारे लोग एक बार फिर से जग जाते हैं और अपने नित्य प्रतिदिन के कामों को करने लग जाते हैं। भटकते भटकते वो भूख से व्याकुल होते हैं, उनको भूख लगती है।
तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले पेट पूजा की जाए, खाना पीना खाया जाए, उसके बाद बाकी की चीजें करी जाएंगी। उसके बाद अपन सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, पता करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो वो कुछ खाद्य सामग्री लेने के लिए उस नगर की एक दुकान पर जाते हैं। दुकान पर जाते हैं तो उनको फिर एक बार आश्चर्य होता है। अब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो दुकान पर जाकर जिस सामान को भी मांगते हैं, जिस प्रकार की भी वो खाद्य वस्तु मांगते हैं, उन सभी खाद्य वस्तुओं की, उन सभी सामान की कीमत मात्र 1 डूडू होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं मात्र 1 रुपया। चाहे तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में चावल खरीदो, बहुत ज्यादा मात्रा में घी खरीदो, या फिर केलों का एक गुच्छा ले लो, एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज जो आप चाहते हो, आप कुछ भी लो, आपको सबके लिए क्या है? 1 डूडू चुकाना है। तो वो इस बात को देखकर भी बड़े अचंभित होते हैं कि हर चीज की कीमत 1 डूडू। दिन में कोई नजर नहीं आता है, रात में ही सारे काम हो रहे हैं। बड़ा विचित्र शहर है, बड़ी अजीब नगरी है। फिर भी सबसे पहला काम पेट पूजा है, तो वो सामान खरीदते हैं। सामान खरीद करके उसको पकाते हैं और पका करके खा लेते हैं। खाने के बाद गुरु अपने शिष्य से कहता है कि सुनो भैया, ये जो जगह है मुझे विचित्र लग रही है, मुझे बड़ी अजीब लग रही है, और मेरी राय में इस जगह ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये नगर मूर्खों का नगर है, और मूर्ख अगले ही पल आपके साथ क्या कर दें, कैसा कदम उठाएं, आपको किस प्रकार की हानि पहुंचाएं, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरी सलाह मानो और यहां से चलो। वो अपने शिष्य को इस प्रकार समझाते हैं, लेकिन शिष्य जो होता है वो लालची होता है। शिष्य तो मन ही मन ख्वाब देखता है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ऐसा नगर कहाँ मिलेगा जहां हर चीज की कीमत 1 डूडू, 1 रुपया हो, अपन चाहे कुछ भी खरीदें। तो वो मन ही मन आनंदित होता रहता है और वो ये सोचता रहता है कि ऐसी जगह, वाह मजा आ गया, ऐसी जगह से अच्छी तो कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। तो वह अपने गुरु की बात नहीं मानता और गुरु से कह देता है कि नहीं गुरु, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। गुरु उसको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चेला जो होता है वो राजी नहीं होता है। अंततः गुरु उससे कहते हैं डू व्हाट एवर यू लाइक, करो जो आप चाहते हो, आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूं। तो गुरु उससे कहते हैं कि आपको यहां रुकना है तो आप रुकिए, मैं यहां नहीं रुकूंगा, आपकी जो मर्जी है वो करिए आप, मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसा कहकर गुरु अपने चेले को उसी नगर में छोड़ करके चले जाते हैं। चेला जो होता है वह दिन प्रतिदिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपने पेट की भूख के अनुसार अनाप शनाप चीजों को खाता रहता है। घी खाता है, चावल खाता है, दही खाता है, दूध पीता है, मतलब जो कुछ उसका मन करता है वो उन सारी चीजों को खाता रहता है। क्यों? क्योंकि सब चीज सस्ती है, मुफ्त में मिल रही है, ये मान लो एक तरह से सस्ती है, तो वो खाता रहता है। और खा खा करके वो ऐसा मोटा ताजा हो जाता है जैसे तो कोई गली में आवारा सांड घूमता है। वह अपने आप को खा खा करके एक गली में आवारा सांड जो होता है उसकी तरह मोटा कर लेता है। अब मोटा कर लेता है तो उस शहर में एक दिन एक वाकया घटता है, एक घटना घटती है कि एक धनी व्यापारी होता है शहर में। उस व्यापारी के घर में एक चोर सेंध लगाकर चोरी करने के लिए घुसता है, और जब वह चोर चोरी के सामान को लेकर बाहर आता है तो उस व्यापारी के घर की दीवार उस चोर के सिर पर गिरती है और चोर मर जाता है। इस बात को लेकर के उस चोर का जो भाई होता है वह भाई राजा के पास आता है और राजा के पास आकर के कहता है कि श्रीमान, मेरा भाई जब अपने पेशे को अंजाम दे रहा था, अर्थात जब अपना व्यक्तिगत पेशा जो चोरी है वो अंजाम दे रहा था, वो काम कर रहा था, तब इस व्यापारी की दीवार इसके सर पर गिरी और मेरे भाई की मृत्यु हो गई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये व्यापारी दोषी है। क्यों? क्योंकि इसको एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी जिससे वो दीवार गिरती नहीं। तो ये व्यापारी दोषी है, आप इस दोषी व्यापारी को सजा दो और मेरे भाई की जो मृत्यु हुई है उस मृत्यु के लिए उसके परिवार को कंपनसेट, हर्जाना दो, मुआवजा दो। तो राजा उस व्यापारी की बात को, राजा उस चोर के भाई की बात को सुनता है और सुनकर के कहता है कीप पेशेंस, धैर्य रखिए, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए, हम न्याय देंगे, हम राजा हैं, यहाँ बैठे ही न्याय करने के लिए हैं, तो हम न्याय देंगे। वो ऐसा कहता है और ऐसा कहकर के व्यापारी को बुलवा लेता है। व्यापारी दरबार में प्रस्तुत होता है। राजा उससे कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे आपका नाम क्या है? तो व्यापारी बतलाता है सर इस प्रकार से मेरा नाम है। फिर राजा उससे पूछता है कि क्या जब ये चोर आपके घर में सेंध लगा रहा था आप घर पर उपस्थित थे? तो व्यापारी कहता हाँ, यस माय लॉर्ड, कि हाँ मेरे मालिक, हाँ मेरे स्वामी, आई वॉज एट होम एट दैट टाइम, मैं उस समय घर पर था जब ये चोर सेंध लगा रहा था। तो राजा कहता है कि फिर तो सही है,
जब आप घर पर थे इसने आपके यहाँ पर सेंध लगाई तो आपकी दीवार इसके भाई के सिर पर गिरी और वो मर गया। तो व्यापारी कहता है यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो राजा कहता है फिर तो आप दोषी हो, आप गुनहगार हो, आप दोषी हो, आपने एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी, आपको तो सजा मिलेगी। तो व्यापारी थोड़ा सा गिड़गिड़ाता है और गिड़गिड़ा करके कहता है कि श्रीमान ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मैं घर पर था, दीवार भी मेरी थी और वो गिरी जिससे इसके भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन मैं दोषी कैसे हूं? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आई एम इनोसेंट, मैं तो भोला भाला हूं, सीधा साधा हूं। दोष तो उसका है जिसने दीवार का निर्माण किया, मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो दीवार बनाने का ऑर्डर दिया था, मेरी गलती नहीं है। दोष तो उसका है जिसने दीवार का निर्माण किया। तो राजा थोड़ी सी देर सोचता है और सोचकर कहता है कि हाँ बात तो तेरी भी सही है, तेरी कोई गलती थोड़ी है, तूने थोड़ी बनाई दीवार, दोष तो उसका है जिसने दीवार बनाई। अगर वो अच्छी दीवार बनाता तो ये गिरती नहीं और इसका भाई मरता नहीं। तो राजा तुरंत ही कहता है कि जाओ उस मिस्त्री को बुलाकर लेके आओ जिसने दीवार का निर्माण किया। तो राजा के सेवक जाते हैं, उस मिस्त्री को लेकर आते हैं। मिस्त्री दरबार में प्रस्तुत होता है और राजा फिर मिस्त्री से प्रश्न पूछता है कि क्या आपने इसके पिता के जमाने में दीवार का निर्माण किया? तो मिस्त्री कहता है हाँ श्रीमान, हाँ मेरे मालिक, मैंने इसके पिता के जमाने में दीवार का निर्माण किया। तो राजा उससे दूसरा प्रश्न पूछता है किस प्रकार की दीवार, कैसी दीवार जो इस बेचारे भोले वाले व्यक्ति के सिर पर गिरी और इसकी मृत्यु हो गई, ऐसी कैसी दीवार बना दी आपने? तो जो मिस्त्री होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है श्रीमान कि मैंने जो दीवार बनाई वो कमजोर थी, मजबूत नहीं थी, अच्छी किस्म की नहीं थी, लेकिन इसका एक कारण है। मैं भी आपको एक कारण बताता हूं किस कारण से मैंने वो दीवार जो है कमजोर हालत में बनाई। कि जब मैं उस दीवार को बना रहा था, पुराने समय की बात है, जिस समय में मैं उस दीवार को बना रहा था उस समय उस गली में एक लड़की थी, एक युवती थी जो कि अपने पैर में पायल डाल करके छन छन करती हुई उधर उधर आया जाया करती थी। और मैं जब उस लड़की को देखता, उसके छन छन की आवाज को सुनता, तो मेरा जो दिमाग था, मेरी जो एकाग्रता थी, वह एकाग्रता दीवार पर नहीं रुकती बल्कि उसको देखने में लग जाती। और इस कारण से मैं दीवार पर ध्यान नहीं दे पाया और दीवार कमजोर बन गई। मेरा दोष थोड़ी है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो दीवार बना रहा था। यदि वो युवती नहीं आती, पायलों को छनकाती नहीं, तो मेरा दिमाग भ्रमित नहीं होता और मैं दीवार अच्छी बनाता। तो ये मेरा दोष नहीं है, ये तो उस लड़की का दोष है, उस डांसिंग गर्ल का दोष है जो उस गली में इधर उधर पायलों को छनकाती आती थी, जिसने मेरे दिमाग को भ्रमित कर दिया। इस बात को सुनकर के राजा फिर थोड़ी देर चुप रहता है और चुप रहकर फिर कहता है कि बात तो तेरी भी सही है, गलत तो तू भी नहीं कह रहा, तू तो अपने काम को अंजाम दे रहा था, दीवार बना रहा था। यदि वो लड़की नहीं आती तो तेरी एकाग्रता दीवार पर ही होती और दीवार मजबूत बनती। उस लड़की के कारण आपकी एकाग्रता भंग हुई, तो दोषी वो लड़की है, आप नहीं हो। तो राजा फिर एक बार कहता है अपने सेवकों के जाओ उस लड़की को लेकर आओ। सेवक जाते हैं, उस डांसिंग गर्ल को, उस नाचने वाली लड़की को जो कि पैरों में पायल पहन करके छमछम करती हुई उस गली में इधर उधर जाती थी, उसको पकड़ के लेकर आते हैं। वो डांसिंग गर्ल जब राजा के सामने आती है तब एक वृद्ध महिला के रूप में आती है, क्योंकि काफी समय बीत गया। उस समय वो युवा थी, जवान थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। तो वह एक वृद्ध महिला अर्थात वह डांसिंग गर्ल, वो वृद्ध महिला लड़खड़ाती हुई, ट्रिम्बलिंग करती हुई राजा के दरबार में प्रस्तुत होती है। राजा उससे प्रश्न पूछते हैं कि क्या काफी समय पहले जब ये व्यक्ति दीवार का निर्माण कर रहा था, आप उस गली में इधर उधर अपनी पायल को छनकाते हुए घूमा करती थी? तो वो वृद्ध महिला भी स्वीकार करती है कि हाँ माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब ये व्यक्ति दीवार का निर्माण कर रहा था तब मैं उस गली में इधर उधर अपनी पायलों की छन छन करते हुए घूमा करती थी। तो राजा कहता है तेरे कारण इसका दिमाग भ्रमित हुआ, इसने कमजोर दीवार बनाई, दीवार गिरी और गिरने से ये मर गया, इसका मतलब दोषी तू है। महिला से कहता है कि इसका मतलब दोषी तू है, अपराध की जड़ तू है, तुझे सजा मिलेगी, तूने एक भोले भाले आदमी का कत्ल कर दिया है। तो डांसिंग गर्ल गुहार लगाती है, पुकार करती है कि श्रीमान सुनो, श्रीमान आप जो आदेश दे रहे हो, आप मुझे मृत्यु दंड सुना रहे हो, इसको सुनाने से पहले, इस आदेश को जारी करने से पहले आप मेरी बात भी तो सुनो, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो राजा कहता है बोलो क्या कहना चाहती हो? तो वृद्ध महिला कहानी सुनाती है कि श्रीमान देखो, ये सच है कि मैं उस जमाने में युवा थी
और उस गली में पायलों की छन छन करते हुए घूमा करती थी। लेकिन उसका कारण है, और वो कारण ये है कि मैंने एक सुनार को अपने लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए सोना दिया था, और मैं उस सुनार के पास अपने आभूषण लेने जाती थी। लेकिन वो सुनार जो था वो इतना नालायक था कि वो मुझे ना तो आभूषण देता और ना ही मेरा सोना वापस देता, बल्कि इसकी अपेक्षा, इसकी तुलना में वो आए दिन बहाने लगाता और मुझसे कहता आज नहीं कल दे दूंगा, कल नहीं परसों दे दूंगा, फिर इस दिन दे दूंगा, फिर इस दिन दे दूंगा। इस प्रकार वो मुझे बार बार बहाने बनाकर टहलाता रहा, टरकाता रहा, और इस कारण से मैं बार बार उसके घर पर गई। आज गई, कल गई, परसों गई, अगले दिन गई, मैं बार बार उसके घर जाती और वो बार बार कोई ना कोई नया बहाना लगाकर मुझे टरका देता। तो मेरा दोस्त थोड़ी है, यदि वो सुनार मुझे मेरा सोना या मेरे आभूषण समय पर वापस दे देता तो मैं केवल एक बार इसके घर जाती, गली में एक बार गुजरती, इसका ध्यान भ्रमित नहीं होता। तो दोषी तो वो सुनार है जिसके कारण मैंने उसके घर के चक्कर लगाए। राजा फिर थोड़ा सा सोचता है और सोचकर कहता है कि बात तो आपकी भी सही है, बात तो आपकी भी सही है, गलत तो आप भी नहीं कह रहे हैं। तो राजा फिर सेवकों को आदेश देता है कि जाओ उस सुनार को लेकर आओ। वो सुनार कहाँ है? उस धूर्त नालायक सुनार को पकड़ के लाओ, जहां कहीं भी छुपा है तुरंत प्रस्तुत करो। तो राजा के सेवक जाते हैं, सुनार जो कि अपनी दुकान के कोने में छुपकर बैठा होता है उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ करके लेकर आते हैं। इससे आगे की कहानी क्या है इसको जानने के लिए अपन स्टडी करते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि आर के लक्ष्मण क्या बतलाते हैं इससे आगे के पॉइंट में। तो देखिए, इससे जो आगे का पॉइंट है वो ये है कि जब सुनार राजा के दरबार में प्रस्तुत होता है तो राजा सुनार से क्या पूछता है और सुनार क्या जवाब देता है। देखिए, माय लॉर्ड ही सेड, माय लॉर्ड ही सेड, सुनार कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूं। सुनार दरबार में प्रस्तुत हो गया और प्रस्तुत होकर अब राजा उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो क्या जवाब देता है कि देखिए, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूं। इट इज ट्रू, ये सच है, इट इज ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, कि आई मेड दिस डांसर, मेरे कारण दिस डांसर, यह नर्तकी अर्थात यह नाचने वाली, कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, मेरे घर तक आई, दरवाजे तक आई। कि ये सच है कि मेरे कारण ये नाचने वाली जो युक्ति है, ये युक्ति मेरे घर आई। आई गेव हर एक्सक्यूज, आई गेव हर एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब बहाने, आई गेव हर एक्सक्यूज, मैं इसको बहाने बनाता था, आई गेव हर एक्सक्यूज, मैं इसको टरकाता था, मैं इसको बहाने बनाया करता था। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं इसके आभूषणों को नहीं बना सकता था। फिनिश का मतलब होता है पूरा करना, यहां पर अर्थ लगा है बना लेना, कि मैं इसके आभूषणों को बनाने का काम पूरा नहीं कर सकता था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, एक धनी व्यापारी के ऑर्डर, आदेश को, धनी व्यापारी के आदेश को पूरा करने से पहले। समझना कि वो सुनार आकर कहता है कि ठीक है, सही है, मेरे कारण ये काफी बार मेरे घर तक आई, लेकिन वास्तविकता ये है कि आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, कि मैं एक धनी व्यापारी के आदेश को पूरा नहीं कर देता उससे पहले। आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं इसके आभूषणों को बनाने का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसके आभूषणों से पहले मेरे पास एक धनी व्यापारी के आभूषणों का क्या था? ऑर्डर था। इस प्रकार से जो सुनार है वो राजा के सामने अपनी कहानी बतलाता है। फिर वो कहता है कि देखिए, दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके कमिंग आने वाले दिनों में, कि जिस समय उसने मुझे ऑर्डर दिया था उनके आने वाले दिनों में, दे हैड अ वेडिंग, उनके एक शादी थी, उनके एक शादी का समारोह था। एंड और दे वुड नॉट वेट, वो इंतजार नहीं कर सकते थे, उस शादी की वजह से वो आभूषणों के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, फिर कहता है कि श्रीमान, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, यू नो, आप जानते हो, आपको ये अच्छी तरह मालूम है, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि धनी व्यक्ति
अमीर लोग, पैसे वाले लोग किस प्रकार से अधीर होते हैं, इम्पेशेंट, अधीर, जिनमें धैर्य नहीं होता, सब्र नाम की चीज नहीं होती, ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है मेरे मालिक। तो देखिए राजा कहता है हु इज द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी। राजा पूछता है हु इज द रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी कौन है, धनी व्यक्ति कौन है, हु केप्ट यू, जिसने आपको लगाए रखा, फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, इस महिला के आभूषणों को नहीं बनाने में। हु इज द रिच मर्चेंट, वो धनी व्यापारी कौन है, हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसके कारण आप इस गरीब महिला के, असहाय महिला के आभूषणों को बनाने का काम पूरा नहीं कर पाए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके कारण ये अप एंड डाउन, इधर उधर आती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसके कारण डिस्ट्रैक्टेड ब्रिकलेयर, इस राजमिस्त्री के ध्यान में भंग पड़ा, इस राजमिस्त्री के ध्यान में खलल पड़ी। विच मेड अ मैस वॉल, जिसने एक गरीब बेकार सी, एक बहुत वाहियात सी किस्म की दीवार बनाई। विच हैज नाउ फॉलन, विच हैज नाउ फॉलन ऑन अ इनोसेंट मैन, जो कि एक इनोसेंट मैन, सीधे साधे भोले भाले से आदमी के सिर पर फॉलन, गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम बता सकते हो। राजा पूछता है बताओ, ये सारी घटना उसी के कारण हुई है। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम बता सकते हो। हु इज द रिच मर्चेंट, वो धनी व्यापारी कौन है। तो देखिए सुनार कहता है द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, द गोल्ड स्मिथ, सुनार नाम बताता है। अब लाइन है द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, सुनार उस धनी व्यापारी का नाम बतलाता है, राजा के सामने उस धनी व्यापारी का नाम लेता है। एंड और ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, ही वॉज नन अदर, वो अन्य कोई नहीं होता, अर्थात सुनार जिस धनी व्यापारी का नाम बताता है वह धनी व्यापारी अन्य कोई नहीं है देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के वास्तविक मालिक के अलावा। कि सुनार जिस व्यापारी का नाम बतलाता है वह व्यापारी उस घर का वास्तविक मालिक हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर चुकी है, उसके अलावा और कोई नहीं होता है। अर्थात सुनार के द्वारा वापस उसी व्यापारी का नाम ले लिया जाता है जिसके घर की दीवार गिर चुकी होती है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जस्टिस न्याय फुल सर्कल चरम पर है, कि अब न्याय जो है फुल सर्कल पूरे चरम पर है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, और सोच करके क्या कहा, बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी आ गया। कि अब राजा ने वापस व्यापारी के बारे में विचार किया कि ले दे के आया कौन, व्यापारी, जो पूरी कहानी की, रामायण की जड़ है। तो ले देकर वापस व्यापारी आ गया, राजा ने उसके बारे में विचार किया। When he was rudely summoned back to the court, देखिए when, जब he was rudely असभ्यता से, फुहड़पन से, जब उसको असभ्यता पूर्वक summoned back to the court, वापस दरबार में बुलाया गया। कि अब उस व्यापारी को, द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, जो घर का वास्तविक मालिक है, उस वास्तविक मालिक को रूडली समन्ड बैक टू द हाउस, एक बार फिर वापस असभ्यता पूर्वक, जाहिल पूर्ण तरीके से दरबार में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, तो वह अराइव्ड क्राइंग, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, पुकार करता हुआ दरबार में पहुंचा और कहने लगा, इट वाज नॉट मी, ये मैं नहीं था। इट वाज नॉट मी, श्रीमान ये मैं नहीं था। सुनो सुनो सुनो, ये मैं नहीं था, बट माई फादर, बल्कि मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी, आभूषण बनाने का आदेश दिया था। श्रीमान मैं नहीं था, इस सुनार को आभूषण बनाने का आदेश मैंने नहीं दिया था। ही वॉज माई फादर, वो तो मेरे पिता थे जिन्होंने इस सुनार को आभूषण बनाने का आदेश दिया। ही इज डेड, अब वो मर गए हैं। ही इज नो मोर, अब वो जीवित नहीं है। आई एम इनोसेंट, मैं तो भोला भाला हूं, मैं तो सीधा साधा हूं सर, मेरा क्या दोष है, मेरे पिताजी ने दिया था और वो तो निकल लिए, मेरी कोई गलती नहीं है। तो देखिए इसको स्लाइड अप कर लेता हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन जब व्यापारी इस प्रकार की कहानी राजा को सुनाता है तो राजा जो होता है, कंसल्टेड हिज मिनिस्टर,
कंसल्टेट सलाह मशवरा करना, विचार विमर्श करना। हिज मिनिस्टर अपने मंत्रियों के साथ, कि राजा अपने मंत्री के साथ सलाह मशवरा करता है, विचार विमर्श करता है। हो सकता है मंत्री से पूछी हो कि यार बात तो सही है, हर जगह सही बात आ रही है, तो बात तो यहाँ भी सही है। या ने थोड़ी दिया ऑर्डर, या कि पापा ने दिया, पिता ने दिया, और वो तो निकल लिया, अब क्या करें अपन। तो इस चीज के लिए उसने अपने मंत्री से क्या किया, सलाह मशवरा किया। एंड और रूल्ड डिसीवली। इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। और सलाह मशवरा करके एक बात आई, क्या कहा उसने, कहा इट्स ट्रू, यह सच है, यह सच है। योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, कि तेरे पिता वास्तविक कातिल हैं, तेरे पिता वास्तविक अपराधी हैं, वास्तविक कातिल हैं, उन्होंने ही मारा है। ही इज डेड, लेकिन वो तो मर गए। ही इज डेड, लेकिन वो तो अब जिंदे नहीं है। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन इन हिज प्लेस, उसकी जगह, जो मर गया है उसकी जगह समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड, किसी को तो सजा देनी ही है, उसकी जगह किसी को तो सजा देनी ही है, क्योंकि मैं राजा हूं, मुझे तो न्याय करना है। अगर मैं न्याय नहीं करूंगा तो क्या होगा, फिर मेरी कोई वैल्यू होगी कि नहीं। तो वो मर गया तो कोई बात नहीं, मुझे तो उसकी जगह किसी को सजा तो देनी ही है। यू हैव इनहेरिटेटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तो देखिए, यू हैव इनहेरिटेटेड, इनहेरिटेटेड का मतलब था पैतृक रूप में, वंशक्रम के रूप में, वंशानुगत रूप में, जन्मजात रूप में। यू हैव इनहेरिटेटेड एवरीथिंग, आपने सब कुछ वंशक्रम के रूप में, सब कुछ जन्मजात रूप में, पैतृक रूप में प्राप्त किया है। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, आपके अपराधी पिता से, कि आपने आपके अपराधी पिता से सब कुछ पैतृक रूप में, वंशक्रम के रूप में प्राप्त किया है। हिज रिचेज, उसकी संपत्ति प्राप्त किया, रिचेज संपत्ति, कि उसके मरने के बाद संपत्ति किसकी हुई, आपकी, तो आपने उसकी संपत्ति प्राप्त की है। एज वेल एज हिज सिन, उस प्रकार उसके पाप, उसके दोष भी तो आप ही प्राप्त करोगे। संपत्ति पर तो हक जता लिया, लेकिन अब उसके दोष पर, उसकी खामियां, उसकी बुराइयों पर किसका हक है, उस पर भी आपका ही हक है। आई न्यू एट वंस, मैं न्यू जान गया, एट वंस पहली बार में, व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार आपको देखा। राजा कहता है कि व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मेरी निगाहें पहली बार आप पर पड़ी, मैंने पहली बार आपको देखा। आई न्यू एट वंस, मैं तो उसी समय समझ गया, उसी समय जान गया। क्या जान गया, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि आप ही इस भयानक जड़ हो, आप ही इस अपराध की भयानक जड़ हो। यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि आप इस अपराध की जड़ के पीछे आप ही हो और कोई नहीं है। यू मस्ट डाई, आपको तो मरना ही है, आप तो मरोगे। यू मस्ट डाई, आप तो मरोगे, आपकी तो जय हिंद जय भारत होकर ही रहेगी। आज के लिए इतना ही, इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए लगातार वीडियो देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।